बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसनैन ज़मीर और मैं आपका फिज़िक्स लेक्चरर हूं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सेकंड ईयर की चैप्टर नंबर 21 का टॉपिक, और हम जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर में से आपके बोर्ड में एक लॉन्ग और 2-3 शॉर्ट पक्के बनते हैं। ठीक है, सो इस लेक्चर को आपने इंतहाई ध्यान से सुनना है। ठीक है, और यहाँ हम इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो करेंगे आज। सो नंबर 1 मैथ डिफेक्ट और नंबर 2 बाइंडिंग एनर्जी। इन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक एग्जांपल लें कि आपके पास ये एक वेटिंग मशीन है और इस पे आपके पास 4 मैसेज हैं। एक ये मैस है, एक ये मैस है, एक ये मैस है और एक ये है। ठीक है, सो अब इसका मैस 1 kg है और इन सब का मैसेज 1 kg है। ठीक है, सो ये टोटल मैस जो है ये 4 kg है। ठीक है, और इधर जो मैस है मैं इन्हीं को, ये जो 4 पार्टिकल्स है मेरे पास 1-1 kg के, इनको मैं सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, बाउंड कर देता हूँ और यहाँ ये कंबाइन करके मेरे पास 1-1 kg के मैसेज आ गए। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या ये वेटिंग मशीन बैलेंस होगी या नहीं होगी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी, क्योंकि ये भी 4 kg है और ये भी 4 kg है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में ये देखा गया है कि ये जो सेपरेट स्टेट है, जहां पार्टिकल फ्री स्टेट में है, इसमें मैस जो है वो हाई होता है। ठीक है, और जब ये बाउंड स्टेट में आते हैं तो मैस जो है वो आपका लेस हो जाता है। ठीक है, अब ये मैस लिया गया, जब ये पार्टिकल इस स्टेट से इस स्टेट में आए तो ये मैस किधर गया, इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। इससे पहले मैं आपको आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन बताता हूं, E = mc²। अब ये इक्वेशन क्या बताती है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इस इक्वेशन में आप देखिए ये एनर्जी है, ये मैस है और ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब एनर्जी और मैस, इसको अंडरस्टैंड करने में हम एक मिस्टेक करते हैं। हम कहते हैं एनर्जी जो है वो मैस में कन्वर्ट हो रही है, मैस एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये डिफरेंट चीजें नहीं है, एनर्जी भी डिफरेंट नहीं है और मैस भी उससे डिफरेंट नहीं है। मैस एनर्जी की मोर कंडेंस्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, अगर हमारे पास कोई भी मैस दिया हुआ है और हम उसकी वैल्यू यहाँ पुट करें और उसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस मैस में हमारा एनर्जी कंटेंट कितना है। ठीक है, कोई भी मैस दिया हुआ है 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, कोई भी मैस दिया हुआ है, उसमें एनर्जी कंटेंट कितना है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। और अगर इस इक्वेशन को मैं चेंज कर दूं, यहां पहले मैस दिया हुआ था और आपने एनर्जी कंटेंट फाइंड कर दिया, और अगर इसको मैं चेंज कर दूं m = E/c² कर दूं, तो अब इसमें क्या आएगा, आपके पास ये एनर्जी कंटेंट दिया हुआ है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप उसे स्पीड ऑफ लाइट से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि हमारे पास कितना मैस जो है वो इस एनर्जी के इक्विवेलेंट है। ठीक हो गया, सो अब हम इसको बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे और स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल पे, कि जब हमारे पास एटम बनता है तो हमारे पास क्या। अब बच्चों हम लेते हैं एग्जांपल हीलियम। हीलियम में आपको सबसे पहले मैं एक सिंबल बता देता हूं। कोई भी पार्टिकल होगा उसका सिंबल होगा, तो यहां उसका हम एटॉमिक मास लेंगे और यहां उसका हम एटॉमिक नंबर लेंगे, और जो आपका एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की, और जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो है आपके पास प्रोटॉन नंबर। ठीक है, इसे हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। अब हमारे पास हीलियम है, इसका जो एटॉमिक मास है वो 4 है और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 2। ठीक हो गया, सो ये एटॉमिक मास हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें बता रहा है
कि हमारे इस हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही न्यूट्रॉन। अब देखिएगा, अगर ये इनको प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को कंबाइनली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। अब आप ये कंसीडर कीजिए कि ये 4 पार्टिकल्स सेपरेट स्टेट में पड़े हुए, इंडिपेंडेंट पड़े हुए, ठीक है। तो यहां ये 4 पार्टिकल इंडिपेंडेंट पड़े हुए, अभी हमारा न्यूक्लियस बना नहीं, ठीक है। अब इनको मैंने एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं इनको कंबाइन करूंगा और यहां हमारे पास ये एक न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे और इसको कहूंगा बाउंड स्टेट, ठीक हो गया। अब ये बाउंड स्टेट है और ये आपकी सेपरेट स्टेट है। अब यहां देखें, यहां भी 4 पार्टिकल है, यहां भी 4 पार्टिकल है, इसका भी मैथ सेम होना चाहिए, इसका भी मैथ सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी ये जो सेपरेट स्टेट है इसका मैथ क्या है, लार्ज आएगा एज कंपेयर टू किसके, इस बाउंड स्टेट के, ठीक है। इसी तरह इसकी एनर्जी भी है, वो भी क्या होगी, हाई है, ठीक हो गया। तो ये आपको पता चल गया कि जो आपकी सेपरेट स्टेट है उसका मैथ क्या है, लार्ज है, और जो एनर्जी है वो क्या है, हाई है। तो बाउंड स्टेट का इसका अपोजिट होगा, इसका मैथ क्या होगा, लेस मैथ होगा, और एनर्जी भी क्या होगी, लेस होगी। तो अब आप देखिए कि आपका यूनिवर्स का हमेशा सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, अनस्टेबिलिटी पे नहीं रहता। अब यहाँ पार्टिकल फ्री स्टेट में है, ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जब ये इस न्यूक्लियस में आएंगे तो इसको न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करेंगे, बाउंड करेंगे, ठीक है, और ये स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, तभी तो आपके एलिमेंट्स हर न्यूट्रल वहां मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये मैथ क्या था, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैथ हमारा लॉस हुआ, लार्ज मैथ था, वो जब हमने उसको बाउंड स्टेट पे लेके गए तो हमारा मैथ कम हो गया। सो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हमारा मैथ किधर गया। ये आंसर हमें दे कि आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E = mc², कि हमारा ये मैथ जो लॉस हुआ है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जहां जब हम सेपरेट स्टेट से बाउंड स्टेट में आएंगे तो हमारा मैथ लॉस होगा और हमारी एनर्जी क्या होगी, वो क्या होगी, रिलीज होगी। सिस्टम में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और अगर हम बाउंड स्टेट से सेपरेट स्टेट में जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए बच्चों हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो हमें यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी। सो एनर्जी सिस्टम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है कि जब हमारा न्यूक्लियस बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और जब हमारा न्यूक्लियस ब्रेक करेगा तो हमारी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और जब हम फ्री स्टेट से बाउंड स्टेट में जाएंगे तो हमारा मैथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब हम बाउंड स्टेट से फ्री स्टेट में जाएंगे तो हमारा मैथ क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे क्योंकि मैथ बेसिकली एक लैंग्वेज है, ठीक है। आपने ये बात तो कर दी है कि मैथ जो है वो आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। इसका मैथमेटिकल हम प्रूफ देंगे कि न्यूमेरिकली हम इस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम वो करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमने पहले अंडरस्टैंड कर लिया मैथ डिफेक्ट हमारे पास होता क्या है। अब हम उसका न्यूमेरिकल एविडेंस देखेंगे कि हम उसे न्यूमेरिकली जो हमारा लॉस मैथ हो रहा है या जो मैथ में गेन होगा, ठीक है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हीलियम की एग्जांपल लेते हैं। हीलियम में क्या है, 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही न्यूट्रॉन हैं। और मैंने आपको बताया है कि मैथ ऑफ सेपरेट स्टेट वो ग्रेटर है किसके, मैथ ऑफ बाउंड स्टेट के, ठीक है। सो सेपरेट स्टेट में हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। तो आप एक बात याद रखिए कि जैसे आपने बोहर मॉडल में देखा था कि अगर 2 ऑर्बिट्स हैं उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना है तो हम क्या करते थे, del E = E2 - E1, यानी कि हायर वैल्यू से
लोअर वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मास डिफेक्ट है ये क्या आएगा, डेल m इज इक्वल टू मास ऑफ सेपरेट स्टेट माइनस मास ऑफ बाउंड स्टेट, ठीक है। यानी कि हमने हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास चेंज इन मास कितना आएगा, ठीक है। अच्छा, अब डेल m सेपरेट स्टेट में मेरे पास क्या है, 2 प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई है, सेपरेट स्टेट आ गई, माइनस और जो बाउंड स्टेट है इसमें हमारे पास हीलियम का क्या बन गया, कंप्लीट न्यूक्लियस बन गया। तो हमारे पास यहां आ जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक हो गया। अब इसको जनरली हम कैसे लिखते हैं, ये तो मैंने आपको जो कांसेप्ट दिया था उसकी फॉर्म में लिखा ना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप। अब इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, Z से, जो आपको मैंने ये सिंबल बनाया था, ये A है और ये Z है, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर है, तो ये ही हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएगा। तो मैं यहाँ 2 की जगह Z लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब जितने भी प्रोटॉन्स होंगे डिफरेंट न्यूक्लियस का हम मास फाइंड करेंगे तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुझे फाइंड करने हैं तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है जो मेरा एटॉमिक मास है ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मैं इसमें से प्रोटॉन को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और प्रोटॉन मेरे पास क्या है, वो एटॉमिक नंबर है। सो इसको मैं यूं रिप्रेजेंट कर सकता हूं A माइनस ZMN, ठीक हो गया। यानी कि एटॉमिक मास में से मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल दूं तो मेरे पास क्या बच जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये ही हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास फाइनली आ जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस। अब बच्चों ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको डिफाइन करेगी कि कितना मास आपने लॉस किया, ठीक है, जब आपका न्यूक्लियस बना, ठीक है, क्योंकि मास सेपरेट स्टेट में क्या था, ज्यादा था। अच्छा, तो ये आपको इक्वेशन बताएगी कि आपका मास जो है वो कितना लॉस हो रहा है जब आपका न्यूक्लियस क्या करता है, बनता है, ठीक है, और कितना ही मास आपका गेन हो रहा है, ठीक है। बेसिकली आपका मास डिफरेंस है। अब ये ओवरऑल पार्टिकल का मास है, ठीक है। और जब हम सिर्फ सिंगल पार्टिकल की बात करेंगे कि हर पार्टिकल जो है वो हमारा कितना मास लॉस कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन जैसे मैंने आपको क्या बताया है वो क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक हो गया। सो अब हम क्या करेंगे कि मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन फाइंड करेंगे, यानी कि हर हमारा पार्टिकल कितना मास लॉस करेगा न्यूक्लियर रिएक्शन में और कितना मास गेन करेगा, दोनों सिचुएशन हो सकती है ना। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, डेल m को डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये ऊपर वाली टर्म मेरे पास इसी तरह आ जाएगी, और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, एटॉमिक मास, ठीक हो गया। सो अब आपको मास डिफेक्ट का भी पता चल गया और मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन का भी पता चल गया, ठीक है। अब इसको मैं अगर और थोड़ा एलैबोरेट करूं तो देखें कि अगर आपके पास 4 पार्टिकल थे, हर एक का मास कितना था, 1 kg। तो अगर मैं कहता हूं कि जब ये कंबाइंड स्टेट में गए, न्यूक्लियस में गए, तो इनका मास क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि इसका मास लॉस जो है वो आता है मेरे पास 0.5 kg, ठीक है, जब ये किधर गए, न्यूक्लियस में, यानी कि बाउंड स्टेट में चले गए, ठीक हो गया।
अब अगर जो मैथ डिफेक्ट पर न्यूक्लियन है वो आपको ये बताता है, ये तो ओवरऑल है ना कि इस पूरे सिस्टम ने कितना मैथ लॉस किया। तो अगर एक पार्टिकल ने कितना किया तो मैं क्या करूंगा कि इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। इसीलिए यहाँ हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कौन से होते हैं, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और वो रिप्रेजेंट किससे होते हैं, एटॉमिक मास से होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ एटॉमिक मास से इसको डिवाइड करेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इसी से कंटिन्यूस है कंसेप्ट, और ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो बच्चों हमने पढ़ा था मैथ डिफेक्ट, अब हम उसी की नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब मैंने आपको बताया कि जो मेरा मैथ लॉस हुआ है या जो भी मैथ गेन होगा वो किधर गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो ये हमें कहां से पता चला, E = mc², और इसी को मैं बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करूं तो वो कैसे होगा, ये एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी भी फॉर्म है ना। तो अगर मैं इसको यहां यूं लिख दूं B.E, ठीक हो गया। जिस तरह आपके पास एनर्जीज होती है ना, एनर्जीज की फॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जीज, वो डिफरेंट फॉर्म है लेकिन है तो वो भी क्या है, एनर्जी है। इसी तरह ये एनर्जी हर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेरे पास मैथ है वो क्या है, वो मैथ डिफेक्ट है। तो मैं मैथ की वैल्यू यहां पर करूं तो del m आ जाए। ठीक है, और उसको हम c² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो अब ये हमारे पास आ गई है बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि जब हमारा न्यूक्लियस फॉर्म होगा तो हमारा जो लॉस मैस होगा वो एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली और एनर्जी सिस्टम में क्या होगी, रिलीज होगी। इसी तरह जब हमारा जो बाउंड सिस्टम है, जो न्यूक्लियस है, वो ब्रेक होगा तो हमें उसे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, और सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सो इस बाइंडिंग एनर्जी को मैं वर्डिंग में आपके लिए डिफाइन करता हूँ। सो इसकी डेफिनेशन आप देखिए, the amount of energy released during the formation of nucleus। एक तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, और ये एनर्जी आई कहां से, वो जो हमारा मैथ लॉस हुआ था वो ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इसकी दूसरी डेफिनेशन है दी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सो ये डेफिनेशंस दोनों आपने याद रखनी है और नोट करनी है। सो बाइंडिंग एनर्जी को हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है क्या, तो आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस बनेगा तब भी आपके पास होगी, और जब न्यूक्लियस जो है वो टूटेगा तब भी आपके पास होगी, और जब आपका न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो आपको बाइंडिंग एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, और जब आपका न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको बाइंडिंग एनर्जी वो क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह बाइंडिंग हमने मैथ डिफेक्ट को पढ़ा था, मैथ डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, इसी तरह बाइंडिंग एनर्जी भी पर न्यूक्लियन होगी। तो उसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, बाइंडिंग एनर्जी को किससे डिवाइड कर दूंगा, एटॉमिक मास से, और यहाँ भी किससे डिवाइड कर दूंगा, एटॉमिक मास से। सो ये टर्म जो है आपके पास क्या आते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हमारे जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उस न्यूक्लियस में, ठीक है, हर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी गेन करेगा या कितनी एनर्जी लॉस करेगा, उसको पता लगाने के लिए हमारे पास क्या है, टर्म बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इसी तरह अगर मैस लॉस और मैस गेन को देखेंगे तो वो भी क्या होगा, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, हम बाइंडिंग एनर्जी जो है उसको डिस्कस कर रहे थे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है,
तो हम उसके एक ग्राफ को देखते हैं, और ये ग्राफ हमारा है एटॉमिक मास में। और ये है इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक हो गया। सो इस मैथ का आप ग्राफ को देखें तो ये कुछ इस तरह आपके पास है। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। अब जो पीक पॉइंट है ना, यहाँ आता है आयरन। ठीक है, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ ये जो रीजन है जहाँ बिल्कुल भी कोई इस कर्व में चेंज नहीं आ रहा, इसको कहते हैं स्टेबिलिटी रीजन। क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी रीजन। अच्छा, अब ये आयरन जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस पार्टिकल एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके हर पार्टिकल को, ताकि वो क्या हो जाए, ब्रेक हो सके। ठीक है, तो अब जिसकी जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी, हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और उसे तोड़ना और ज्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा। अच्छा, फिर इसके इस तरफ आप देखें तो यहाँ हैवी न्यूक्लियाइड आते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इस तरफ देखें तो यहाँ क्या आ रहे हैं, लाइट न्यूक्लियाई आ रहे हैं। सो Fe जो होता है ये 56 होता है इसका एटॉमिक मास। ठीक हो गया। अच्छा, अब हर आपको पता है नेचर का रूल है कि सिस्टम हमेशा किसकी तरफ जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है, तो अब ये जो इस तरफ न्यूक्लियाई हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको कंबाइन होना पड़ेगा ताकि वो इस तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि यह हैवी न्यूक्लियाई है। सो अब यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास इस तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन होगी। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, जब दो न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, ये तो ऑलरेडी हैवी न्यूक्लियाई है, अगर यहाँ एक न्यूक्लियाई है उसका तो एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, उसको इधर स्टेबिलिटी के आने तरफ से क्या करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो इस स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। तो यहाँ होगी न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिशन होगी तो क्या होगा कि जो हैवी न्यूक्लियाई है ये क्या हो जाएगा, लाइट न्यूक्लियाई में क्या होगा, ब्रेक होगा। और हो सकता है वो जो लाइट न्यूक्लियाई में है कोई यहाँ लाई कर रहा हो, कोई यहाँ लाई कर रहा हो, तो जिस तरह ये इसके आयरन के करीब होते जाएंगे, इनकी स्टेबिलिटी भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो आपको ये एक पॉइंट याद रखना है कि हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन greater will be the stability। ठीक हो गया। अच्छा, आज का टॉपिक बच्चों हमने देखा मास डिफेक्ट के बारे में, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन क्या होता है। ठीक है, इसी तरह बाइंडिंग एनर्जी के बारे में देखा और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में देखा। अब इसमें यह है कि आपने ये देखना है कि हमारे यहाँ जो मेन रोल है वो आइंस्टाइन की इक्वेशन का है, E = mc²। जो हमारा मास लॉस हो रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर कोई हमारी एनर्जी लॉस हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में हो रही है। तो ये टोटल टॉपिक था, आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकली इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग